एक रेगिस्तान, सहारा के सुनसान सहरा में, और उस सहरा के बीच दो आदमी चल रहे थे। दिन भर खामोशी में सिर्फ हवा की आवाज़ और पाँव के नीचे रेत। लेकिन ये सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक ऐसी चीज़ की तलाश थी जिसको कुछ लोग रूहानी तरक्की कहते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए वो एक शैतानी दरवाज़ा है। 1909 यूरोप। उस वक्त के अखबार एक आदमी को एक अजीब नाम से बुलाते थे, द विकेडेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बुरा आदमी। उसका नाम था एलिस्टर क्राउली, एक पोएट, एक माउंटेनियर, लेकिन उससे बढ़कर एक अकल्टिस्ट और जादूगर, और उसके कल्ट के फॉलोअर्स के नज़दीक एक प्रॉफिट। क्राउली कोई आम जादूगर नहीं था। उसको यकीन था कि दुनिया एक नए दौर में दाखिल होने वाली है, और वो खुद को उस नए दौर का रहनुमा समझता था। उसने अपना एक रूहानी ऑर्डर बनाया, AA, और वो कहता था पुराने उसूल टूट रहे हैं, एक नया ज़माना आने वाला है, और यहाँ से चीज़ें और डिस्टर्बिंग होने लगती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और अल्लाह के नबी के बाद अगर कोई भी आता है और वो नबूवत का दावा करता है तो वो एक छोटा दज्जाल ही है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ नए फितने पैदा करता है। क्राउली की राइटिंग्स में भी एक अजीब सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नज़र आता है, जैसे वो खुद को आम इंसानों से अलग समझता हो, जैसे उसको कोई छुपा हुआ सच मिल गया हो। लेकिन उसे प्रूफ चाहिए था, लोगों के लिए भी और ख़ुद के लिए भी, अपने आप को साबित करने के लिए। और फिर एक दिन उसको अपने एटिक में एक पुराना मैन्युस्क्रिप्ट मिला, बुक ऑफ द लॉ, एक ऐसा टेक्स्ट जिसको क्राउली डिवाइन रेवलेशन मानता है। आईवास नाम की एक एंटिटी ने उसे मिस्र के सफ़र पे लिखवाया था। अल्लाह आलम, हो सकता है एक जिन। उसे मिला एक नया स्पिरिचुअल एज लाने का मिशन, और इसी पॉइंट पर क्राउली का ऑब्सेशन और डेंजरस हो गया, क्योंकि अब वो सिर्फ नॉलेज नहीं ढूंढ रहा था, वो प्रूफ ढूंढ रहा था कि वो लोगों को साबित कर सके वो वाकई चोजन है। और फिर उसको याद आया एक फॉरबिडन सिस्टम, इनॉकियन मैजिक। 16वीं सदी इंग्लैंड में जॉन डी और उसका एक बड़ा ही मिस्टीरियस सा पार्टनर एडवर्ड केली, दोनों ने क्लेम किया कि उन्होंने फरिश्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, क्रिस्टल गेजिंग के ज़रिए, जिसे स्क्राइंग भी कहते हैं, यानी आईने और पत्थरों में देखकर रूहानी मखलूक से बात करना, एक नजूमी की तरह। वो कहते थे हम फरिश्तों से बात कर रहे हैं, लेकिन वाकई पॉसिबल तो नहीं है कि वो फरिश्ते हों। हाँ, लेकिन एक और मखलूक ज़रूर है जिससे इंसान ने कांटेक्ट करने की कोशिश की है और बहुत वक्त से करता आ रहा है, जिन। जॉन डी और एडवर्ड केली के मुताबिक उनको एक हिडन लैंग्वेज मिली, इनॉकियन, जिसे वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वक्त की लैंग्वेज कहते हैं, और उनका मानना है कि फ़रिश्ते उसी लैंग्वेज में बात करते थे। उस लैंग्वेज के अंदर 19 कीज़ हैं और 19 कॉल्स हैं, जो कि मैजिकल इन्वोकेशन या मंत्र कह सकते हैं, और उन कॉल्स के ज़रिए ओपन होते थे 30 एथर्स, यानी 30 रूहानी लेयर्स, एक के अंदर एक, जैसे कायनात की हिडन सतह, आउटर एज से लेकर अंदर के सेंटर तक। लेकिन यहाँ एक टेरिफाइंग चीज़ थी, जॉन डी और एडवर्ड केली खुद कभी पूरा सफ़र कंप्लीट नहीं कर सके। उनकी पार्टनरशिप कोलैप्स हो गई, सिस्टम अधूरा रह गया, और अगले 300 साल तक अकल्ट सोसाइटीज़ सिर्फ स्पेकुलेट करती रहीं, अगर कोई 30 एथर्स कंप्लीट कर ले तो क्या होगा। कुछ कहते थे एनलाइटमेंट, कुछ कहते थे पागलपन, और कुछ कहते थे इंसान वापस ही नहीं आता, कम से कम जहनी और रूहानी तौर पे। क्योंकि इनॉकियन सिस्टम में एक जगह आती थी द अबिस, एक रूहानी खाई, एक अंधेरा मकाम जहाँ इंसान अपनी हस्ती खो देता है, और उसी खाई का गार्जियन था कोरोंजॉन। क्राउली के मुताबिक कोरोंजॉन कोई नॉर्मल डीमन नहीं था, वो केओस था, फ्रेगमेंटेशन था, पागलपन था, शेप शिफ्टिंग कॉन्शियसनेस, एक ऐसी एंटिटी जो इंसान के जहन को तोड़ देती है। लेकिन क्राउली डरा नहीं, उसको लगता था वो अलग है, स्पेशल है, और वो वही करेगा जो 300 साल में कोई नहीं कर सका। वो 30 एथर्स कंप्लीट करेगा और अबिस क्रॉस करके कोरोनोजॉन का सामना करेगा। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ था एक नौजवान शायर, एक फॉलोअर, या फिर एक डिसाइपल, विक्टर न्यूबर्ग,
और उसको अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि सहारा का ये सफ़र उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। विक्टर न्यूबर्ग 26 साल का शायर, मिस्टिक और अंदर से बहुत टूट चुका एक इंसान। क्राउली के मुकाबले में वो बिल्कुल अलग था। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था, बहुत ही सेंसिटिव था, इमोशनल था और बचपन से ही उसको अजीब रूहानी एक्सपीरियंस होते थे। कभी बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स होती थी, कभी ऐसे मोमेंट्स जहाँ उसको लगता था कि रियलिटी डिसॉल्व हो रही है, जैसे वो किसी और लेयर को टच कर रहा हो। उसने अपनी राइटिंग्स में लिखा था, जब वो स्टेट आती है तो बाकी दुनिया बेमानी लगने लगती है। और फिर उसकी मुलाकात हुई एलिस्टर क्राउली से। न्यूबर्ग को लगा फाइनली किसी ने उसको समझा। क्राउली उसके लिए सिर्फ टीचर नहीं था, एक वैलिडेशन था, एक मकसद था, एक ऐसा इंसान जो हिडन वर्ल्ड को समझता था। लेकिन यहाँ से स्टोरी और डार्क होने लगती है, क्योंकि क्राउली ने न्यूबर्ग में एक डिसाइपल नहीं देखा, एक टूल देखा, एक ऐसा इंसान जिसको शेप किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर स्कॉटलैंड, बुलेंस्की हाउस, लॉकनेस के किनारे एक आइसोलेटेड जगह थी, कोहरा, ठंडी हवा और खामोशी। और वहाँ न्यूबर्ग की ट्रेनिंग शुरू हुई। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं थी, एक ब्रेकिंग प्रोसेस था, उसको साइकोलॉजिकली तोड़ देने का। क्राउली ने उसको आइसोलेट कर दिया, एक ठंडे कमरे में, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कांटों पर सुलाया गया, बिना कपड़ों के। वो ठिठुरता रहा और कभी कभी क्राउली अंदर आता और उसको झाड़ियों से मारता, और क्या क्या करता वो मैं बयान नहीं कर सकता। बस ये समझ लें कि शैतान जो जो चीज़ें करवाना चाहता है सब कुछ करवा देता है क्राउली से। एक वक्त पर न्यूबर्ग जेन्युइनली छोड़कर जाना चाहता था। उसने डायरी में लिखा, अगर मेरा वाव या कसम ना होता तो मैं यहाँ 1 सेकंड और ना रुकता। लेकिन अजीब बात थी, ये टॉर्चर काम करता हुआ भी नज़र आ रहा था, कम से कम टेम्पररी, क्योंकि न्यूबर्ग ऑल्टर्ड स्टेट्स एक्सपीरियंस करने लगा। उसे डीप इमोशनल विजन्स आने लगे, बड़ी ही मिस्टिकल सी फीलिंग आने लगी, एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लोस। कभी उसको लगता कि वो कॉस्मिक यूनिटी फील कर रहा है, कभी ऐसा अफसोस जो उसको कुचल देता था। और क्राउली इम्प्रेस हो गया। उसको लगा ये लड़का काम का है। स्लीप डिप्रिवेशन, आइसोलेशन और इमोशनल ट्रॉमा, ये सब चीज़ें इंसानी दिमाग को असल में ऑल्टर्ड स्टेट में डाल सकती हैं। लेकिन अकल्ट सर्कल्स में इन एक्सपीरियंसेस को स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू समझा जाता था। वो उसे साइकोलॉजिकल सदमा नहीं बल्कि एक रूहानी एक्सपीरियंस समझते थे। और शायद इसीलिए क्राउली और डेंजरस होता गया, क्योंकि उसको लगने लगा कि उसका सिस्टम काम कर रहा है। और फिर न्यूबर्ग को ऑफिशियली AA में शामिल किया गया। क्राउली का डिसाइपल, उसका स्क्राइब, उसका फॉलोअर, और जल्द ही उसका सफ़र शुरू होने वाला था सहारा की तरफ। न्यूबर्ग को अभी तक ये समझ नहीं आया था कि क्राउली के साथ चलना सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल गड्ढा था, और वो धीरे धीरे उसमें गिरता जा रहा था। नवंबर 1909 दोनों अल्जीरिया पहुंचे। फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने वार्निंग दी कि सहारा ख़तरनाक है, वहाँ पे लुटेरे होते हैं, बहुत ही मुश्किल सफ़र होगा, अकेलेपन में बिताना पड़ेगा। लेकिन उनको क्या पता था कि असल ख़तरा रेगिस्तान में नहीं था, असल ख़तरा उन दोनों के जहन के अंदर था और उनके इरादे में था। लेकिन क्राउली को ये वार्निंग्स ऑलमोस्ट इंसल्टिंग लगती हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ चढ़ चुका था, वो हिमालय तक पे चढ़ चुका था, वर्ल्ड ट्रैवल कर चुका था। उसको लगता था कोई जगह उसको इंटिमिडेट नहीं कर सकती। ये भी उसकी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही ख़तरनाक हिस्सा था। उसको हदों पर यकीन नहीं था, न फिज़िकल, न साइकोलॉजिकल, न स्पिरिचुअल, न ही इंसानी हद, न ही खुदा की बनाई हुई हदें। दोनों ने सप्लाईज खरीदे, खाना, पानी, इक्विपमेंट्स, और फिर साउथ की तरफ चल दिए। सहारा के अंदर दिन भर चलना, रेत, पत्थर, ड्राई हवा, और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंड, और बीच बीच में वो करते रहते थे कुछ रिचुअल्स। लेकिन जर्नी के शुरुआत में ही क्राउली ने एक अजीब काम किया। उसने न्यूबर्ग का सर मुंडवा दिया, सिर्फ दोनों साइड्स पर छोटे बाल छोड़े और उन्हें सींग की तरह ट्विस्ट कर दिया। और फिर क्राउली ने लिखा, अब वो एक टेम्ड डीमन जैसा लग रहा है, यानी एक ऐसा डीमन जिससे क्राउली अपने काम करवा सकता है। ये सिर्फ थिएट्रिकल नहीं था, ये सिंबॉलिक था, जैसे क्राउली अपने पूरे होशो हवास में अपने एक डिसाइपल को
एक रिचुअल बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर रहा हो। 3 दिन तक सिर्फ चलना, धूल, थकान और खामोशी। लेकिन फिर 21 नवंबर को सब कुछ बदल गया। दोनों एक छोटे से कस्बे में पहुंचे, उमोल, और यहीं क्राउली को अचानक एक पुरानी चीज़ याद आई, उसका इनोकियन नोटबुक। उस नोटबुक में थे वो 19 कॉल्स, एंशिएंट इन्वोकेशन, और अचानक क्राउली को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया है 30 एथर्स एक्सप्लोर करने का। ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑफिशियली ये ट्रिप सिर्फ एडवेंचर थी, लेकिन यहाँ से ये पूरी तरीके से एक अकल्ट ऑपरेशन बन गई। और फिर रिचुअल्स शुरू हुए। हर रात सेम प्रोसेस, एक आइसोलेटेड जगह ढूंढना, वहाँ पर इन्वोकेशन या मंत्र पढ़ना, इनोकियन चैंट्स करना। फिर क्राउली एक ट्रांस स्टेट में जाता है और न्यूबर्ग बगल में बैठकर उसका हर लफ्ज़ लिखता है। कभी क्राउली क्रिस्टल यूज़ करता है, कभी गोल्डन टोपैज, कभी सिर्फ एक जगह घूरता रहता है जैसे किसी और लेयर को देख रहा हो। और फिर विजन्स आनी शुरू हुई। पहले सिंबॉलिक विजन्स, एंजल्स, लाइटिंग्स। उसका मानना था कि उसने एंजल्स देखे, कॉस्मिक इमेजरी देखी, लेकिन धीरे धीरे विजन्स उसके पर्सनल होने लगे। क्राउली को बार बार दिखाया जा रहा था कि वो द बीस्ट है, 666, एक ऐसा फिगर जो नया दौर लाने वाला है। जब इंसान बार बार ऑल्टर्ड स्टेट में जाए तो उसका सबकॉन्शियस भी विजन्स का हिस्सा बनने लगता है। खौफ, ख्वाहिशात, ईगो सब मिक्स होने लगता है। लेकिन क्राउली के लिए ये सब बहुत ही अच्छा साइन था, कन्फर्मेशन का। उसको लगता था कि असल में वो चोजन है। और फिर विजन्स और डार्क होने लगे। क्राउली को बार बार अब इसका जिक्र मिलने लगा, वही रूहानी खाई, वही बाउंड्री जिसके आगे इंसान की पहचान टूट जाती है। और उस खाई का गार्जियन कोरोनोजॉन, केओस का एक डीमन, पागलपन का डीमन, में भी इंसानों की और जिनों की दुनिया के बीच का पहरेदार। लेकिन अब तक क्राउली रुकने वाला नहीं था। उसको लगता था वो एक हिस्टोरिक मिशन पर है। और फिर दिसंबर 3 दोनों पहुंचे माउंट डाले अदीन, और यहीं उन्होंने वो रिचुअल परफॉर्म किया जिसके बारे में क्राउली ने सालों तक खुलकर बात नहीं की। द रिचुअल ऑफ पैन। आपने पीटर पैन तो सुना ही होगा। वो कोई बहुत फेरी टेल वाला कैरेक्टर नहीं बल्कि एक डीमन है। यहाँ से चीज़ें सिर्फ अकल्ट नहीं रहीं, वो सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गई। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो ही आप आगे सुने। सहारा की सर्द हवा, नीचे रेगिस्तान और ऊपर 2 आदमी, क्राउली और विक्टर न्यूबर्ग। क्राउली को अब तक यकीन हो चुका था कि वो किसी ऑर्डिनरी मैजिकल एक्सपेरिमेंट में नहीं है। उसको लगता था ये कद्र है, डेस्टिनी, एक डिवाइन मिशन। और माउंट दालियादीन उस मिशन का टर्निंग पॉइंट था। उस रात उन्होंने एक रिचुअल परफॉर्म किया, एक ऐसा रिचुअल जिसकी डिटेल्स क्राउली ने सालों तक छुपा रखी थी। सिर्फ हिंट्स दिए, क्रिप्टिक लाइंस, कुछ टूटे फूटे डिस्क्रिप्शन। बाद में रिसर्चर्स ने क्लेम किया कि ये रिचुअल ऑफ पैन था। गोट गॉड पैन एक एंशिएंट पेगन डेइटी, और रिचुअल का मकसद था क्राउली का ईगो तोड़ना, उसकी पहचान को डिसमेंटल करना। लेकिन सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ कि वो रिचुअल जिना भी मांगता था, जलालत मांगता था, और रोल को रिवर्स करना भी। और क्राउली का यकीन था कि अबिस क्रॉस करने के लिए इंसान को पहले अपने आप को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। उस रिचुअल के बाद क्राउली बदल गया था, बहुत ही ज़्यादा, जैसे उसके अंदर कुछ शिफ्ट हुआ हो। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी है। उस पहाड़ पर उसने रेत में एक मैजिकल सर्कल बनाया और उसके बाहर एक ट्रायंगल। न्यूबर्ग को सर्कल के अंदर खड़ा किया गया, हाथ में एक डैगर या खंजर दिया गया, और क्राउली ने उसको वार्निंग दी, किसी भी सूरत में सर्कल मत तोड़ना, और जो भी हो उस मखलूक से बात मत करना। फिर क्राउली ने इन्वोकेशन शुरू की, इनोकियन कॉल्स, एंशिएंट चैंट्स, एनिमल सेक्रीफाइस भी किया। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जो ट्रेडिशनल अकल्ट रूल्स के खिलाफ था। वो खुद ट्रायंगल के अंदर चला गया, जैसे कि वो अपने आप को ही वेसल बना रहा हो पोजेशन के लिए। वो उस घेरे में पैन को समन नहीं कर रहा था, वो अपने आप के अंदर समन कर रहा था। ये चीज़ किसी भी अकल्टिस्ट के लिए ख्वाब में सोचने वाली बात तक नहीं है। फिर उसके बाद अचानक से क्राउली चेंज होने लगा, उसकी आवाज़, उसका बिहेवियर, सब कुछ। न्यूबर्ग खुद बताता है कि वो मखलूक आई और अलग अलग फॉर्म्स लेने लगी, कभी खूबसूरत औरत, कभी एक बड़ा नेक आदमी, कभी बीस्ट, और कभी क्राउली खुद। सिर्फ एक गोल था, न्यूबर्ग को डिस्ट्रैक्ट करना,
उसको सर्कल तोड़ने पर मजबूर करना। फिर उस मखलूक ने इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू किया। कभी मिन्नतें की, कभी उसे जिना की तरफ दावत दी, कभी सिंपैथी दिखाई, कभी खौफ, जैसे कि वो स्पेसिफिकली इंसानी वीकनेसेस को टारगेट कर रही हो। और फिर सिचुएशन और डेंजरस हो गई। न्यूबर्ग बहुत ही जल्दी हर लफ्ज़ लिखता चला गया और इसी डिस्ट्रैक्शन के दौरान ट्रायंगल से रेत फेंकी गई, सर्कल डैमेज होने लगा। फिर अचानक से गैप बना और वो मखलूक न्यूबर्ग पर हमला कर देती है। न्यूबर्ग के मुताबिक एक बराहना बहुत ही जंगली सा रूप उसके ऊपर कूद पड़ता है, उसकी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसको नीचे गिरा देता है। और फिर पैनिक, केओस, स्ट्रगल। न्यूबर्ग ने खंजर निकाला, उस मखलूक को वापस उसके जगह भेजने के लिए प्रेयर्स करने लगा और बहुत ही हिम्मत के साथ लड़ने लगा। और फाइनली वो मखलूक वापस चली गई और रिचुअल ख़त्म हो गया। लोगों ने इन चीज़ों को हेलुसिनेशन जैसे नाम देने की कोशिश की, लेकिन विक्टर न्यूबर्ग अपनी मौत तक कन्विंस रहा कि उस रात उसने एक डीमन के साथ कुश्ती करी। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सहारा की हवा वही थी, रेत वही थी, लेकिन क्राउली और न्यूबर्ग वैसे नहीं रहे। क्राउली ने बाद में लिखा, मुझे मुश्किल से याद है कि हम वापस कैसे पहुँचे। दोनों थके हुए थे, फिजिकली भी, मेंटली भी और शायद रूहानी तौर पर भी। लेकिन क्राउली रुकना नहीं चाहता था। कोरोनोजॉन को मिलने के बाद भी, पैन का रिचुअल करने के बाद भी, पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली कोलैप्स होने के बाद ही भी, अगले दिन ही उसने नेक्स्ट ईथर इन्वोक किया और उसके मुताबिक अबिस में जाने के बाद उसको एक दूसरी रियलिटी दिखाई गई। रिचुअल्स रुके नहीं, दोनों डेजर्ट में चलते रहे। 100 मील से ज़्यादा चल लिया। क्राउली रोज़ और अनस्टेबल विजन्स डिस्क्राइब कर रहा था, कभी कॉस्मिक एक्सटेसी, कभी टेरर, कभी कंप्लीट एग्जॉस्शन। वो फिजिकली कोलैप्स होने लगा। उसने लिखा कि विजन्स इतने इंटेंस हो गए थे कि वो उन्हें हैंडल नहीं कर पा रहा था। और फिर फाइनल ईथर्स, फाइनल इन्वोकेशन और एक आखिरी डिसेंट उस अंधेरे गड्ढे से जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। क्राउली के मुताबिक लास्ट विजन में उसने एक डिवाइन चाइल्ड देखा, इजिप्शियन वन आइड गॉड होरस, एक चाइल्ड जो फतेह करके ताज पहने हुआ है। और उसके लिए ये प्रूफ था कि उसका मिशन रियल है, कि वो वाकई नई एज का एक मसाया है। क्या पता उसने दज्जाल को देखा। 1909 के एंड तक वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं। न्यूबर्ग को जानने वाले लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर हमेशा एक हॉन्टेड एक्सप्रेशन रहता था, जैसे वो कभी कंप्लीटली वापस ही नहीं आया। और आखिरकार उसने क्राउली को छोड़ दिया, सारी कस्में तोड़ दी। और ये भी कहा जाता है कि क्राउली ने उसको भी कर्ज किया और न्यूबर्ग नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। हिस्टोरियंस आज भी बहस करते हैं कि क्या क्राउली ने वाकई अबिस क्रॉस कर लिया, क्या उसने सच में कोई स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू अचीव किया, या वो साइकोलॉजिकली बिखर गया था। असल में इस कहानी का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा डीमंस नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ब्लाइंड फॉलोइंग है। और वो मोमेंट जब इंसान हिडन नॉलेज के पीछे अपनी रूहानी हिफाजत खो देता है, क्योंकि हर चीज़ जो स्पिरिचुअल लगे ज़रूरी नहीं कि वो नूर हो। कभी कभी वो सिर्फ एक और धोखा होता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके बताएं।